ये कहानी पहले दिखाई गई वीडियो फुटेज पर आधारित है, जहां एक बावर्ची रेस्टोरेंट में खाना बनाते हुए दिखाया जा रहा है। वो देखने में बिल्कुल ठीक है और यहाँ तक कि उसने डिलीवरी लेने आए लड़के से अभी अच्छे से बात की, लेकिन जैसे ही वो डिलीवरी वाला लड़का वहां से गया, बावर्ची ने अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई शैतानी शक्ति ने अपने वश में कर लिया है और वो उसे कुछ खतरनाक करवाने वाला है। आई एम रॉकर आपके सामने एक सच्ची घटना पर आधारित खौफनाक कहानी लेकर आ रहा है। जब हमारे शहर में पैनेरा ब्रेड का पहला आउटलेट खुला तो मैंने तय किया कि मैं यहाँ पार्ट टाइम काम के लिए अप्लाई करूंगी। मेरे पास अपना स्कूटर था, इसलिए मैं आसानी से डिलीवरीज कर सकती थी। जब मेरा पहला दिन था तो काल ही वो शख्स था जो मुझसे सबसे पहले बात करने आया। काल वहाँ एक बावर्ची था जिसकी लोगों में अच्छा खाना बनाने की वजह से बहुत लोकप्रियता थी। उसकी बनाई हर ब्रेड बहुत ही कमाल की बनकर निकलती थी। गरम गरम ब्रेड की महकती खुशबू हर कस्टमर के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। काल ने कभी अपनी इस कला पर घमंड नहीं किया, शायद इसलिए लोगों को वो बहुत पसंद था। उसके नरम स्वभाव और आमंत्रण देने वाले बर्ताव की वजह से लोग बेझिझक उससे बात कर लेते थे। मेरी यूनिफॉर्म देते हुए उसने मुझसे कहा, पैनेरा ब्रेड परिवार में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना कैली। शुक्रिया काल, तुम बहुत अच्छे हो। धीरे धीरे मैं उस नई जगह और अपने काम को भी समझ गई। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था जब अचानक काल की मॉम का देहांत हो गया। जितना मैं जानती हूँ, काल अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। उसे ब्रेड बनाने के बारे में जितना भी पता था वो सब उसने अपनी मॉम से सीखा था। उनके देहांत के बाद जब वो पहली बार वापस आया तो मैं उम्मीद कर रही थी कि वो काफी बुरी हालत में होगा, लेकिन हम सब ये देखकर हैरान थे कि वो बिल्कुल ठीक था। वो पहले की तरह मुस्कुराया या बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपनी मॉम के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। वो ज्यादातर अपने आप में रहने लगा और बस अपने काम खत्म करता। हम उस दिन के लिए रेस्टोरेंट बंद करने ही वाले थे कि मैंने उसके पास जाकर उससे बात करने का फैसला किया। मैं नहीं जानती कि मुझे उसके बर्ताव में इतना अजीब क्यों लग रहा था, लेकिन उसकी मॉम के देहांत के बाद उसने सबसे जो दूरी बना ली थी, शायद वो मुझे परेशान कर रही थी। वो अपना एप्रन फोल्ड कर रहा था जब मैं किचन में पहुंची। हे, हाय केली। तो आज का काम हो गया? हाँ। मैं जानती हूं कि तुम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और किसी अपने की मौत से गुजरना आसान बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं कभी भी तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे जरूर बताना। हाँ जरूर। उसके सीधे और स्पष्ट जवाब से मुझे एहसास हो गया कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए बिना ज्यादा दखलंदाजी किए मैंने उसे गुड नाइट कहा और वापस जाने लगी। तभी उसने मुझे रोका और कहा, केली। हाँ? अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? जैसे कि क्या? मेरी मॉम मेरे साथ हैं। बेशक वो हैं काल, वो तुम्हें स्वर्ग से देख रही हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। तो फिर क्या? मेरी मॉम मेरे साथ है, जैसे मेरे अंदर या फिर मेरे आसपास। मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं। मुझे घर पर उनका एहसास होता है और यहां पर भी। वो उस कोने में खड़े होकर मुझे देखती हैं जब भी मैं काम कर रहा होता हूं। क्या तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूं, है ना? नहीं, मुझे लगता है कि उनके जाने के दुख की वजह से तुम ये सब कह रहे हो। उसने अचानक मेरे करीब आकर मुझसे अलग आवाज में कहा, वो गुस्सा हो रही हैं। क्या? वो यही हैं। उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि मैंने तुम्हें यह सब बताया। मुझे घर जाना चाहिए। उसने फौरन अपना बैग उठाया और पैनेरा ब्रेड के उस आउटलेट से अचानक निकल गया। मैं उस किचन में अकेली खड़ी रह गई और एक 6 साल के छोटे बच्चे की तरह ये सोचने लगी कि आखिर अभी हुआ क्या। जैसे ही मेरी आंखें किचन के चारों ओर घूमी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस अंधेरे कोने की तरफ देखा जहां काल ने इशारा किया था और डर के बारे मेरी हालत बुरी हो गई। उस रात जब मैं घर लौटी तो ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में काल की कही हुई बातें घूम रही थी। उसकी मॉम उसके साथ है? ऐसा हो भी कैसे सकता है? मैं खुद उनके अंतिम संस्कार पर गई थी। मैंने उनका बेजान शरीर कब्र में पड़ा हुआ देखा है। मैं वहीं थी जब उन्हें चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा था। तो फिर वो कैसे? मैं किसी भी तरह की भूत वाली कहानी पर कोई यकीन नहीं करने वाली थी। अगली सुबह उठने के बाद मैंने तय किया कि मैं काल के इस बर्ताव के बारे में हमारे बॉस से बात करूंगी।
ये झटका इतना गहरा था कि वो आदमी अपना आपा खो रहा था और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मैं शाम के समय जब काम पर गई, काल हमेशा की तरह किचन में काम कर रहा था, लेकिन इस बार उसने मुझसे मिलने पर कोई बात नहीं की जैसे कि वो रोज करता था, बल्कि वो मुझे नजरअंदाज करने लगा। ना वो मेरी तरफ देख रहा था और जब भी बात करने का मौका आता तो वो कम से कम बात कर रहा था। इसलिए उस समय मैंने भी उसे परेशान नहीं किया। हमारे बॉस के पास जाने से पहले मैंने उससे एक आखिरी बार बात करने के बारे में सोचा। मैं रात के डिलीवरी के लिए बाहर गई हुई थी और जब तक मैं लौटी तब तक रेस्टोरेंट के बंद होने का वक्त हो गया था। हमारे बॉस जा चुके थे और सफाई वाला लड़का कूड़ा लेकर बाहर जा रहा था। रेस्टोरेंट में सिर्फ मैं और काल थे, इसलिए मैंने उस मौके का फायदा उठाने का सोचा। जब मैं किचन में पहुंची तो काल जाने की बस तैयारी ही कर रहा था। वो अपना आखिरी बैच बना रहा था। हे, आज तुम कैसे हो? वो मेरी तरफ मुड़ा और खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। पहले कभी इतना बेहतर महसूस नहीं हुआ कैली। तुम जानते हो ना कि तुम कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। हाँ, बेशक। ऐसा कहते ही उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें वहीं जम सी गई। उसकी आंखों का झपकना बंद हो गया, यहां तक कि उसका हिलना भी। काल, काल, मैंने उसे आवाज लगाई लेकिन उसने मुझे नहीं सुना। अचानक उसका शरीर जोर जोर से हिलने लगा जैसे उसे किसी तरह का अटैक पड़ रहा हो। मैं एक बार फिर चिल्लाई, काल, काल, तुम्हें क्या हो रहा है? वो वापस आ गए। वो जो आवाज वो निकाल रहा था वो इतनी भारी और डरावनी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो एक इंसान की थी। मैं उसे पकड़ने के लिए भागने ही लगी थी कि उसका सर भयानक रूप से उठा। उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसका मुंह खुल गया लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं निकली और वो छत की ओर देखने लगा। उसके बाद जो हुआ वो जिंदगी भर मेरे दिमाग में छपा रहेगा। काल डीप फ्रायर के ठीक आगे खड़ा था। उसका शरीर बेकाबू हुआ जैसे कोई और उसे चला रहा हो। वो धीरे धीरे झुकने लगा और मुझे एहसास हुआ कि एक भयानक दुर्घटना घटने वाली है। काल उस उबलते हुए तेल में गिरने वाला है। मैं देखकर इतने बड़े सदमे में चली गई कि मैं हिल भी नहीं पाई। मेरी आंखों के सामने उसने अपना सर डीप फ्रायर में डाल दिया और मैं खौलते तेल की आवाज सुन पा रही थी। उसी के साथ साथ उसकी दबी हुई चीख भी। ओह माय गॉड! मैं देख सकती थी कि उसका सर तल रहा है। वो उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई तो उसका सर उस खौलते तेल में डुबो रहा था। मैं इस नजारे को देख नहीं पाई और चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे पेरेंट्स मेरे सामने खड़े थे। वहां 2 पुलिस वाले भी थे। उनमें से एक ने कहा, आपके साथी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है मैम। हम जानते हैं कि यह सही समय नहीं है, लेकिन हमें आपसे उस दर्दनाक घटना के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। आप वो आखिरी शख्स थी जो उनके साथ थी जब उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या? आप लोग इसे आत्महत्या का नाम दे रहे हैं? वेल, हमारे पास सीसीटीवी की फुटेज है मैम। उन्होंने खुद को मार लिया। हमें पता चला है कि हाल ही में उनकी मॉम का देहांत हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। हाँ वो थे, लेकिन उसे ये साबित होता है कि इस वजह से वो अपना सर उस उबलते हुए तेल में डाल दे। मैंने यकीन नहीं किया जब ये उसने मुझे कहा कि, लेकिन शायद वो इस पूरे समय सही कह रहा था। सही? किस चीज के लिए? कि उसे मैंने उन्हें नहीं बताया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना चाहती थी, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई। कौन यकीन करेगा मेरा? कौन मानेगा कि उस रात काल की मॉम ने उसके अंदर आकर उसे खुद को खत्म करने के लिए मजबूर किया? काल की मौत के बाद मैं पैनेरा ब्रेड में काम नहीं कर पाई। जब भी मैं अकेली होती हूं तो काल की मौत का वो नजारा जब उसने अपना सर उबलते हुए तेल में डाल दिया था जैसे प्रेट्जेल हो, मुझे चौंका देता है। मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या वो एक आत्महत्या थी या फिर किसी शैतान ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया? मेरा नाम एलेक्स है और मेरे पास आप सभी को बताने के लिए एक कहानी है। शायद आपको ये अविश्वसनीय लग सकती है और आपने ऐसी कहानी डरावनी से डरावनी फिल्म में भी नहीं देखी होगी, लेकिन ये ऐसी घटना है जहां वास्तविकता किसी भी काल्पनिक कहानी से परे है। मैं पैनेरा ब्रेड के रेस्टोरेंट में हर रोज की तरह काम कर रहा था। वक्त बहुत ही धीरे बीत रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये जन्मों तक खत्म नहीं होने वाला है। कई बार हमारे ऐसे कस्टमर्स के साथ पाला पड़ता था जिसके बारे में हम बाद में एक दूसरे से बात करते, लेकिन जैसे ही एक दिन ये आदमी रेस्टोरेंट के अंदर घुसा, मैं समझ गया था कि कुछ तो गलत होने वाला है। वो आदमी दिखने में बहुत ही लंबा था और उसके शरीर भी अच्छा खासा चौड़ा था। उसने दूल्हे का सूट और टाई पहनी हुई थी, लेकिन वो कपड़े बहुत ही गंदे थे और उनका रंग भी फीका पड़ चुका था।
लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी वो था उसका चेहरा। उसके चेहरे पर नील पड़े हुए थे और जगह जगह खरोच के निशान थे। उसकी आंखें गहरी और पारदर्शी थी, लेकिन फिर भी उसके बाल अच्छे से बने हुए थे और उसकी मुस्कान में कोई भी निराशा या द्वेष की भावना नहीं थी। वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा और सामने आकर खड़ा हो गया। मैं कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा और फिर मुझे याद आया कि मुझे उससे बात करनी चाहिए और हम बात करने लगे। सॉरी सर, आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? माफ कीजिए, आपने क्या कहा? मैंने बहुत ही झिझकते हुए कहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या जवाब दूं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह शुक्रिया। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे साथ काम कर रहा हर कोई शख्स जो उस वक्त वहां मौजूद था हंसने लगा। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने उस आदमी के आगे अपनी हंसी छुपाने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन उस आदमी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। और यहाँ मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं हंसा। मैं बस बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। सर, मैंने कहा शुक्रिया, लेकिन मैं अपने काम पर हूँ। क्या प्लीज अपना ऑर्डर देंगे या फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे? ओह, माफ करना मेरी जान, अब मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें काम के समय परेशान नहीं करना चाहता। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो आदमी बस मुड़ा और सीधे तरीके से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वो एक बार मुड़ा और उसने बड़े ही प्यार से कहा, मैं तुम्हें अपने बच्चों की मां बनते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही वो गया, मेरे सहकर्मियों ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा छोटा कद और ढील ढोल होने की वजह से वो पहले ही मेरा बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे एलेक्सा बुलाना शुरू किया तो मैं समझ गया कि ये लोग ये बात जल्दी नहीं भूलेंगे। मेरी शिफ्ट दोपहर में खत्म हो गई, लेकिन क्योंकि वो सर्दियों का वक्त था इसलिए जल्दी अंधेरा हो गया था। बहुत ही ठंडी थी और मैंने उस हिसाब से ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, इसलिए मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। मैंने रोज वाला रास्ता लेने का ही सोचा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक गली है जो मेरे ब्लॉक तक पहुंचने का एक शॉर्टकट था। मैं जानता था कि ये एक बेकार आइडिया था, लेकिन मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ था और अगर मुझे कोई दिखा तो मैं भाग जाऊंगा। मैंने उस लंबी अंधेरी गली में चलना शुरू किया, लेकिन मेरे पीछे से आती हुई एक आवाज ने मुझे हैरान कर दिया। तुम मुझे ढूंढना बंद कर सकती हो जाने मन, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ था। जैसे ही मैं उसे देखने के लिए मुड़ा, उस आदमी ने पहले ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे दीवार की तरफ धक्का देते हुए उसने मुझे होठों पर चूमना शुरू कर दिया। जबकि ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए था, लेकिन उसकी घिनौनी जीभ मेरे होठों से गुजरकर मेरी जीभ को छूने लगी। मैं उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं कुछ इंच भी उससे दूर नहीं जा पाया और उसने मुझे मेरी गर्दन से पकड़ा और अपनी पूरी जान लगाते हुए मुझे वापस से दीवार की तरफ धक्का दे दिया। मुझे चूमने के बजाय इस बार उसने अपने दूसरे हाथ से मेरे पेट पे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की बदजात औरत? क्या तुम हमारा एक साथ बिताया हुआ खूबसूरत वक्त भूल गई? क्या तुम इतनी आसानी से प्यार ठुकरा दोगी? मुझे मारने के बाद उसने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और उसे मेरे पीछे बंद पड़ी दुकान के शटर के सहारे लेते हुए मेरा हाथ बांध दिया। दर्द के मारे मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। मैं उस आदमी की दया पर था कि वो मेरा क्या हाल करेगा। उसने हैरानगी से मेरे चेहरे की ओर देखा। ये नहीं हो सकता, तुम जानते हो क्या, ये एक चमत्कार है। तुम एक वर्जिन हो। तुम इतने समय तक मेरा इंतजार कर रही थी, मैं जानता था। मैं तो एक... चुप रहो, किसी ने भी तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी है। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ करना, मैं तुमसे बहुत डिमांड्स करता हूँ। प्यार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को एक और मौका देना चाहिए। प्लीज नहीं। मैं जानता हूँ कि क्या हम दोनों को एक कर सकता है मेरी जान। तुम ये क्या कर रहे हो? अचानक वो जंगलियों की तरह मेरा पैर चाटने लगा। हर एक सेकंड बीतते ही वो मुझे और जोर से चाटने लगा। उसके चेहरे का भाव अब बदल गया था। वो शांत से अब उत्साहित हो गया था, अपने वश में नहीं था। वो एक घिनौनी मुस्कान के साथ उठा और उसने अपना नाखून मेरे चेहरे पर गाड़ दिए। फिर वो धीरे धीरे अपने नाखून मेरे चेहरे पर चलाने लगा और उसने मेरे चेहरा छील दिया। यही चीज वो अपने चेहरे के साथ भी करने लगा। उसकी आंखों में देखकर लग रहा था कि संतुष्टि थी। और फिर बिना किसी वजह के उसने आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाने लगा। इतना मजा आ रहा है। फिर उसने वापस मेरी तरफ देखा। मैं रो रहा था। हे, ऐसा मत करो, मुझे तुम्हें रोते हुए देखना पसंद नहीं। उसके अंदर ये बदलाव एक सेकंड के अंदर आ गया। अब वो मुझे दुखी और भारी आवाज में बात कर रहा था।
उसकी आंखों से आंसू आने लगे और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो मेरे साथ रोने लगा और फिर पलक झपकते ही मुस्कुराने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम किस चीज से खुश हो जाओगी। मैं तुम्हें एक पूरी औरत बनने में मदद करूंगा। एक मुस्कान के साथ वो नीचे झुका और उसने मेरी पैंट्स उतार दी। अब मेरे शरीर पर सिर्फ अंदर पहना हुआ कपड़ा ही था। फिर उसने मेरी टांगों पर चाकू चलाना शुरू कर दिया। पहले उसने शुरुआत घुटनों से की और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा और मेरे प्राइवेट पार्ट को घूरने लगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। कोई मेरी मदद करो प्लीज। तुम्हें और किसी की नहीं बल्कि मेरी मदद की जरूरत है मेरी जान। उसने फिर बड़े ही प्यार से कहा। ये कहने के बाद उसने अपना चाकू मेरी टांग पर आकर रोक दिया और फिर उसे दबाते हुए उसने मेरी टांग पर कट मार दिया। चिल्लाने में कोई दिक्कत नहीं जाने मन। प्यार में दर्द तो होता ही है, लेकिन कभी कभी हमें वो सहना पड़ता है। तुम सिर्फ तब मरोगे अगर तुम प्यार करने के लिए तैयार नहीं हुए। मेरे लिए दुखी मत हो मेरी जान। तुम पहली नहीं हो और तुम आखिरी भी नहीं होगी। बेहतर होगा अगर तुम अपनी फिक्र करो तो। जो लोग सच्चे प्यार से मुंह मोड़ लेते हैं उनका हाल पतझड़ के सूखे पत्तों जैसा हो जाता है। वो फिर नीचे झुका। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट को देखा और उसके हाथ में उसका चाकू तैयार था। अचानक 3 गुंडे हाथ में बंदूक लिए उससे बात करने लगे। वाह झूठ! आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो अलग ही नशे में है। गुस्से में वो पागल उन तीनों की तरफ भागा, लेकिन इन दोनों के बीच का फासला लंबा था, इसलिए उन तीनों गुंडों ने उसे गोली मारी। वो पागल मेरे आगे गिर गया। जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था उसने मेरी आंखों में देखा और अपनी आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए आखिरी शब्द कहे, तुम मेरी थी। उसकी आंखें बंद हुई और उसने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज मुझे खोल दो। लेकिन उनमें से एक ने मेरी तरफ बंदूक उठाई। इसने हमारा चेहरा देख लिया है, क्या मैं इसे मार डालूं? ए तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? पुलिस आती होगी। इसका बैग उठाओ और भाग यहां से। और बिना कुछ किए उन्होंने फटाफट मेरा सामान उठाया और वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग गए। वो गुंडे गलत कह रहे थे। ना वहां पुलिस आई और ना कोई बंदा। घंटों बीत गए और मैं वहां अकेला लटका रहा, हाथों में हथकड़ी पहने, दर्द में और ठंड से बेजान होते हुए एक लाश के सामने पड़ा रहा। मैं पूरी रात नहीं सोया। मेरे पास रोने तक के लिए ताकत नहीं बची थी। रात बहुत देर से बीती। जब सवेरा हुआ तो कुछ लोगों ने मुझे देखा और मेरी मदद करने के लिए मेरी तरफ आए। शारीरिक रूप से मैं ठीक था। मेरा शरीर और चेहरे पर कुछ नील और घाव से ज्यादा और कुछ नहीं था, लेकिन उस घटना की वजह से मेरी मानसिक स्थिति पर जो असर पड़ा था मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। गर्मियों के उन दिनों में मैं अपने परिवार के साथ अपने पुराने घर को छोड़कर किसी दूर जगह रहने चले गए। मुझे ये आइडिया कभी पसंद नहीं आया था, लेकिन मेरी मॉम अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी ताकि वो मेरे दोनों छोटे भाइयों का ख्याल रख सके जब मेरी मॉम काम पर जाएं। खैर, एक ऐसी जगह को छोड़ना जहां मैंने सारा वक्त बिताया था, इस बात ने मेरा मूड खराब कर दिया था। एलिसन, उन्होंने मेरे नए कमरे के दरवाजा खटखटाया। एलिसन, खाना खाने का वक्त हो गया है, क्या तुम नीचे आ सकती हो? मुझे अकेला छोड़ दीजिए मॉम। मैंने उन्हें दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े होकर लंबी सांस लेते हुए सुना। मैं जानती हूं कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। क्या तुम बाहर जाना चाहोगी? उस दिन से मेरी मॉम ने मुझे पैसे देना शुरू कर दिया ताकि मैं बाहर जाकर अपना मन बहला सकूं, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करने से मुझे अच्छा लगेगा। और इसी तरह मैंने पनेरा ब्रेड जाना शुरू कर दिया, मेरी पसंदीदा कॉफी शॉप, हर रोज। लेकिन इससे भी चीजें बेहतर नहीं हुई। मैं आसपास किसी को नहीं जानती थी, इसलिए मैं अकेली थी और वहां होने से मुझे और भी उदासी होने लगी, क्योंकि मैं अपने पुराने घर के पास भी पनेरा ब्रेड पर खाने जाती थी। खैर, गर्मियों के उन दिनों जब बहुत तेज धूप थी तो मैंने अगावे लेमनेड पीने का फैसला किया, जो कि उस मौसम के लिए परफेक्ट था। हेलो, हाय मिस, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? मुझे चाहिए एक अगावे लेमनेड और एक स्मोक हाउस बीबीक्यू चिकन सैंडविच। बिल्कुल, इसके हुए $11.88। जैसे ही मैंने पैसे दिए उस लड़के ने मुझे मेरा ग्लास दिया और फिर मैंने लाइन में खड़े होकर अपने सैंडविच बनने का इंतजार किया। स्मोक हाउस बीबीक्यू चिकन सैंडविच। जो इंसान मेरा ऑर्डर लेकर आया वो एक जवान औरत थी। उसे देखकर मुझे फौरन लगा कि वो बहुत ही रूड है, क्योंकि वो मुझे मेरा ऑर्डर देते समय मेरी तरफ देख तक नहीं रही थी। उसकी नजरें कहीं और ही टिकी थी, जैसे वो खुद को सबसे ऊपर समझ रही हो। हाँ, ये मेरा है, ले जाओ। उसने वाकई मेरे हाथों में सैंडविच फेंका और मुड़कर चली गई।
एक छोटे खाली टेबल पर बैठने से पहले मैं ड्रिंक्स मशीन तक गई और मैंने अपना ग्लास भरा। उस समय मेरी नाक में एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ, लेकिन मैंने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए बैठते ही मैंने सबसे पहले अगावे लेमनेड हाथ में उठाया और उसे पीने के लिए अपने होठों के करीब लाई। पहले घूंट में तो वो मुझे उतना ही अच्छा लगा जैसे हमेशा लगता था, लेकिन जैसे ही वो घूंट अंदर गया तो मेरे मुंह में एक अजीब बदबू का एहसास फिर से हुआ। वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन वो जैसा होना चाहिए वैसा भी नहीं था। ये जानने के लिए कि वो वाकई खराब था, मैंने एक बार और सिप लिया। उस ड्रिंक में पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये ड्रिंक अब नहीं पीऊंगी, इसलिए मैंने अपना सैंडविच खाना शुरू किया और उसे खत्म करने के बाद मैं उस लड़के के पास वापस गई जिसने मेरा ऑर्डर लिया था। हे, क्या बात है मिस? ये अगावे लेमनेड, ये बहुत अजीब टेस्ट कर रहा है। मैंने उसे ड्रिंक से भरा ग्लास दिया। ओह, मुझे माफ कीजिएगा मिस, क्या आप एक नई ड्रिंक लेना चाहेंगी या फिर मैं आपको पैसे वापस कर दूं? हाँ, मुझे अभी प्यास लगी थी, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैं एक पानी की बोतल लेना चाहूंगी। जी जरूर। जब उसने मुझे पानी की बोतल और बचे हुए पैसे दिए, मैं फिर से बैठ गई। मैं गाने सुनने के लिए अपने कान में हेडफोन्स लगाने ही वाली थी कि मैंने कुछ लोगों को बहस करते हुए सुना। क्या तुम वाकई ऐसा कह रहे हो? वो जवान औरत जो वहां काम कर रही थी एक आदमी से बात करने लगी, जबकि दूसरा लड़का उसके साथ खड़ा था। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम इसके बारे में भूल कैसे गई? ये तुम्हारे क्लाइंट्स के बारे में है, तुम इस तरह गलती नहीं कर सकती। हाँ, ये सब बकवास है ना? अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया और दोनों कर्मचारी वहां खड़े रहे। भाड़ में जाओ तुम। अचानक उसने चारों ओर देखना शुरू कर दिया जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। आखिर में उसने मेरी पानी की बोतल को घूरा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसे ऐसा देखते ही मुझे फौरन उससे डर लगने लगा। उसकी भूरी आंखों में गुस्सा भरा था। वो इसी तरह कुछ सेकंड्स तक मुझे देखती रही और फिर पलटकर वहां से चली गई। ये क्या था? पैनेरा ब्रेड से निकलने से पहले मैं एक और बार ड्रिंकिंग मशीन के पास गई और मुझे दोबारा एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ और मैं वहां छानबीन करने लगी। जैसे ही मैंने देखा कि पीछे क्या था, मेरे गले में जैसे गांठ बन गई हो और उसी के साथ साथ मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मशीन के पीछे वाली दीवार पर काले धब्बे थे। मैंने अगावा लेमनेड के साथ क्या पिया मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन इसकी वजह से मेरे पेट में बुलबुले बन रहे थे। इसके बाद मैं कई हफ्तों तक पैनेरा ब्रेड नहीं गई, लेकिन क्योंकि इसके अलावा आसपास और कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं फिर वहां गई। हेलो, मुझे चाहिए एक चॉकलेट क्रोसान और एक कैरामेल लाटे। जी जरूर, इसके लिए आपको देने हैं $8.58। मैंने सर हिलाया और उसे पैसे दिए और उस पल मैंने एक चीज का एहसास किया। पिछली बार जो औरत मुझे मिली थी वो मेरी ड्रिंक बनाते हुए मुझे देख रही थी। इस बार वो परेशान नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके अंदाज में इस बार कुछ तो अलग था जो मुझे अजीब लग रहा था। उसके चेहरे का भाव देखकर मैं परेशान हो गई। क्या तुमने सुना है ना? एक चॉकलेट क्रोसान और एक कैरामेल लाटे। हाँ, मैंने बहुत अच्छे से सुना। मुझे अपना ऑर्डर कैंसिल करने का एक बहुत ही जबरदस्त ख्याल आया, लेकिन मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि उसने कैरामेल लाटे बनाना शुरू भी कर दिया था। ऊपर से मुझे यकीन था कि अगर मैं उसे देखती रही तो वो मेरी कॉफी में थूकने की हिम्मत नहीं करेगी। कुछ मिनटों बाद उसने कैरामेल लाटे बना दी, चॉकलेट क्रोसान प्लेट में रखा और दोनों ही चीजें मेरे हाथ में दे दी। मजे करो। उसके चेहरे की बड़ी मुस्कान जबरदस्ती की थी, ये साफ पता चल रहा था, जिसे देखकर मुझे पता चल गया था कि वो पिछली बार की वजह से गुस्सा है और इसलिए भी क्योंकि वो उस बात का बदला नहीं ले पाई। आखिरकार मैं टेबल तक गई और मैंने चॉकलेट क्रोसान खाना शुरू किया। जैसे ही मैंने उसे टेस्ट किया, मैं बता सकती थी कि वो डेजर्ट बहुत ही सख्त था और उसका स्वाद बिल्कुल खराब था, जो मैं थूकने के बावजूद बदल नहीं पाई। इसलिए मैंने थोड़ी कॉफी पी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा बुरी थी। वो कड़वी थी और साथ ही साथ तीखी भी, जिसकी वजह से मैं बिना रुके लगातार खांसने लगी। मिस! पलक झपकते ही कर्मचारी मेरे सामने था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो मेरी मदद कैसे करे। है ना, सुपरवाइजर को बुलाओ। मैं देख पा रही थी कि वो औरत बिना हिले बस मुझे ही देख रही थी। है ना, तुम क्या कर रही हो? अचानक मैंने किसी की हंसने की आवाज सुनी। है ना? अपने आप को ज्यादा ही नाजुक परी बनने वाली लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है।
क्या बकवास कर रहे? ये वही लड़की है जिसने पिछली बार मेरी शिकायत की थी जैक्सन, और अब मैंने इसका वही आश्रय किया है जिसकी ये लायक है। इस वक्त तक मैं बहुत डर चुकी थी। उस औरत के चेहरे पर वो मुस्कान बहुत ही घिनौनी थी। कुछ मिनट बाद सुपरवाइजर भी आ गया। उसने अपने कर्मचारी के साथ मिलकर मेरे लिए एम्बुलेंस बुलवाई और मेरी मॉम को कॉल करने में भी मेरी मदद की। उस दिन उन्होंने मेरे साथ गैस्ट्रिक लैवेज करना पड़ा ताकि मेरे पेट के अंदर गया हुआ लिक्विड वो लोग बाहर निकाल सके। फिलहाल हम उस औरत पर कार्रवाई होने का इंतजार कर रहे हैं और तब तक मैं घर पर ही रह रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मेरे अंदर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने का साहस होगा।